हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राकेश रावत, आप लोगों का टीचर, गाइड, मेंटोर, फ्रेंड, एक बार फिर से आप लोगों को ले आया हूं आपकी अपनी खूबसूरत सी क्लास में, यूके बेंचमार्क क्लासेस में। और बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री के इस मैटर अराउंड अस प्योर के टॉप के 10 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चंस काफी अच्छे होने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, आई होप आप सब लोग एग्जाम्स की अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। और हमने फिजिक्स तो कंप्लीट कर दिया है बच्चों, केमिस्ट्री का एक चैप्टर बाकी है हमारा, पहला सेल वाला। वैसे तो दो ही है उसमें चैप्टर, और केमिस्ट्री के बच्चे दो चैप्टर बाकी है। पहला वाला जो कि बहुत आसान है, मैटर अराउंड अस, और दूसरा चैप्टर जो आज हम करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री का भी पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। अच्छा ठीक है, करते हैं कंसीडर भाई। पहला क्या है, डिसॉल्विंग शुगर इन हॉट वाटर, ओके। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ओके। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये दो तो बच्चों आपको पता होगा क्या होता है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट मैं ये आपको बता देना चाहता हूं बच्चों। ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट को जब हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या होता है, वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है, उसमें जो सॉल्यूशन हो पूरा ब्लू हो जाता है बच्चों। ठीक इसी तरह का जैसा कि मेरा स्टाइलिश अभी चल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों, अब हम जब पानी को उसको ढका करके और उसको किसी एक अंधेरे डार्क रूम में रख देते हैं बच्चों, तो होता क्या है, हम जब कुछ घंटों या कुछ अगले दिन हम जाएं तो बच्चों पानी जो है वो इवेपोरेट हो चुका होता है, और जो कॉपर सल्फेट है ना बच्चों, उसके वापस क्रिस्टल्स जम चुके होते हैं उसमें। तो इसी प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये एक मेथड है जिसमें हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से जो कि मिक्स हो चुके हैं दोनों को अलग करते हैं। ठीक है, ये पहले क्लास 9th के सिलेबस में होता था, लेकिन जब से डिलीट हुए हैं कुछ टॉपिक्स तब से ये चीज भी हट गई थी। तो ये होता क्या है, मैं आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। इनमें से कौन सा जो है, कौन से कंसीडर किए जाते हैं फिजिकल चेंज के रूप में। बच्चों देखो, चीनी का पानी में घुलना तो एक फिजिकल चेंज है ना बच्चों, क्योंकि केवल शेप ही तो बदलती है। चीनी क्या होती है बच्चों, पहले क्यूब शेप में रहती है, बाद में पिघल जाती है ना, केवल स्टेट ही तो बदलती है उसकी। तो ये एक फिजिकल चेंज हुआ। कर्ड का मिल्क में बदलना बच्चों एक केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है। ठीक है, ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है। और कॉपर सल्फेट का वापस जम जाना बच्चों, ये भी तो खाली स्टेट ही बदल रही है, पहले सॉलिड से लिक्विड में बदला, वापस लिक्विड से सॉलिड में बदल गया, तो ये भी फिजिकल चेंज है। आयरन का रस्ट होना बच्चों, दिस इज अ केमिकल चेंज। हालांकि इसमें कुछ फिजिकल चेंज भी आता है, लेकिन देखा जाए तो उसमें केमिकल चेंज जो है वो ज्यादा अमाउंट में होता है, तो इसे भी केमिकल चेंज हम कंसिडर करेंगे। तो इस हिसाब से हमारे फिजिकल चेंज में पहला और तीसरा, कहां लिखा है पहला और तीसरा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों, आई होप आपको मेरी टीचिंग, मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट बच्चों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको अपने फ्रेंड्स को, आप लोग देख रहे हैं आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको तो शेयर कीजिए। साथ में आपके जो नेबर में जो रहते हैं आपके फ्रेंड्स जो कि किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें भी वीडियोस को शेयर कीजिए बच्चों, ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए, और जो है मेरे चैनल को भी थोड़ा सा जो है वो और ग्रो कर सके बच्चों। ठीक है, वैसे आप लोगों का प्यार बहुत मिला है बच्चों, 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, तो काफी अच्छा आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिल रहा है बच्चों। थैंक यू सो मच उसके लिए। लेकिन वीडियोस को और ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ। ठीक है, अच्छा हम जो है क्या करेंगे ना, अभी तो हम क्वेश्चन डाल रहे हैं, अभी नए सेशन से जो है हम इसके टॉपिक्स भी डालना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों। खुशी वॉज आस्क्ड टू फाइंड एन इम्प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। अच्छा, इम्प्योर सब्सटेंस छांटना है खुशी को। ठीक है, चलो भाई छांट देते हैं खुशी के लिए। इम्प्योर कौन सा है बच्चों, ग्रेफाइट। देखो ग्रेफाइट क्या होता है बच्चों, आप सब कार्बन को जानते हैं बच्चों, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो बच्चों कार्बन जो है ना, वो किस किस फॉर्मेट में पाया जाता है। कार्बन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है, कुछ मैक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है। देखो माइक्रोस्कोपिक तो बहुत होती है, अगर हम मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो 3 मेजर फॉर्म होती है बच्चों उसकी, कार्बन की। एक तो होती है बच्चों डायमंड, एक होती है ग्रेफाइट वही, और तीसरी होती है बच्चों फ्लोरेंस। ठीक है,
फ्लोरेंस के बारे में इतना डिटेल हम नहीं पढ़ते जितना ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों ये तो प्योर कार्बन का ही फॉर्म है, तो ये हम ये नहीं कहेंगे कि इम्प्योर है, ये प्योर है। ब्रेस बच्चों, ब्रेस क्या होता है? अलॉय होता है बच्चों। अलॉय, अलॉय मतलब कि दो या दो से ज्यादा मेटल्स की आपस में मिक्सिंग या मेटल और नॉन मेटल की आपस में मिक्सिंग बच्चों। ठीक है, ब्रेस में क्या होता है? ब्रेस में कॉपर में बच्चों जिंक मिला होता है। ठीक है, तो दो मेटल्स आपस में मिक्स होती हैं बच्चों। और किस तरह से मिक्स होती है बच्चों? फिजिकली मिक्स होती हैं वो, इसलिए ये मिक्सचर कंसिडर किया जाता है। और मिक्सचर भी कैसा? होमोजीनियस मिक्सचर। और आपको पता है बच्चों, मिक्सचर चाहे होमोजीनियस हो या हीट्रोजीनियस हो, मिक्सचर तो इम्प्योर होते हैं। तो यही है बच्चों इम्प्योर। ठीक है, यही इम्प्योर है। आगे भी देख लीजिए, डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर बच्चों। H2O, H2O एक कंपाउंड है बच्चों, और कंपाउंड में क्योंकि एलिमेंट फिक्स रेशियो में केमिकली कंबाइंड है, इसलिए वो प्योर नहीं, सॉरी वो इम्प्योर नहीं, प्योर माने जाते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर भी प्योर हो गया। और कॉपर तो बच्चों एक एलिमेंट ही है, आपको पता है एलिमेंट तो प्योर ही होते हैं क्योंकि वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्रेस। ब्रेस इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे बच्चों। यहाँ पर इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से क्या होता है बच्चों, ना आपको केवल इस क्वेश्चन का आंसर मालूम पड़ता है, बल्कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो आप उसे भी चुटकियों में उड़ा डालते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बच्चों काफी अच्छा है, देखो। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कंपाउंड्स? कंपाउंड्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? हाँ, तो बच्चों इसमें क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन में आपको कंपाउंड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। चार चीजें लिखी गई हैं, तो देखो आपको कंपाउंड के बारे में चार बातें मालूम पड़ेंगी। हालांकि इनमें से तीन बातें गलत हैं और एक ही बात सही है, पर आपको ये भी तो मालूम पड़ेगा कि ये तीन बातें कौन सी गलत है कंपाउंड के बारे में। ठीक है, चलिए पहला देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे वो कंपाउंड मिलकर के बना है। ठीक है, वो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। बच्चों क्या कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिससे मिलकर बना हुआ है, क्या उसको हम फिजिकल मेथड से अलग कर पाते हैं? क्या पानी, वाटर जो कि कंपाउंड है, क्या आप उसके अंदर से हाइड्रोजन और वाटर को अलग कर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो फिजिकली? नहीं बच्चों, केमिकली हम ऐसा कर सकते हैं, फिजिकली ऐसा नहीं कर सकते। तो बच्चों ये बात जो है ना, ये बात गलत लिखी गई है, ये बात गलत लिखी गई है। हमें वो बात छांटनी है जो सही लिखी गई है। ठीक है, दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। क्या बच्चों पानी जो है, पानी वाटर, क्या वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करता है? क्या वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है? नहीं करता बच्चों। हाइड्रोजन देखो, वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। क्या पानी के अंदर दिखती है दोनों गैसेज? नहीं दिखती बच्चों। तो एक कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ये बात भी गलत लिखी गई है इसके बारे में, हमें सही वाली छांटनी है। कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। यस बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। भाई पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:8 का होता है और ये फिक्स है बच्चों। अगला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स जो है वो एक फिक्स रेशियो में, उनके मासेस के फिक्स रेशियो में वो आपस में कंबाइन होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी गई है बच्चों कंपाउंड के बारे में। एक बार फिर से चौथी स्टेटमेंट देख लेते हैं जरा। दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। क्या वो हेट्रोजीनियस होते हैं कंपाउंड? नहीं बच्चों, कंपाउंड होमोजीनियस है बच्चों। ठीक है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, पूरा पानी जो है एक जैसा दिखता है, यूनिफॉर्मली होता है। ठीक है, तो ये भी उसके बारे में बिल्कुल गलत बात लिखी गई है कि हेट्रोजीनियस होता है। तो केवल ऑप्शन सी जो है वही सही है, तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर एक चीज को बच्चों आपको समझाता हुआ चलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। इनमें से इमल्शन का एग्जाम्पल क्या है? अब बच्चे सोच रहे होंगे सर इमल्शन क्या है? बच्चों ध्यान से याद कीजिए, इमल्शन जो है एक तरह का कोलाइड है बच्चों, कोलाइड की एक फॉर्म है। ठीक है, अब इनमें से वो कौन सी है वो हमें छांटनी है। तो बच्चों केवल ये आपको समझ में नहीं आने चाहिए, बल्कि उसकी पूरी टेबल आपके लिए लेकर के आ गया हूं टाइप ऑफ कोलाइड्स की, जिसमें बच्चों कोलाइड का नाम दिखा दिया गया है कि कौन सी कोलाइड की टाइप है, साथ में उसका एग्जाम्पल क्या है वो दिखाया गया है, वो दिखाया मैंने आपको, साथ में उसके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या है वो भी आपको दिखाए हैं बच्चों। तो आप इसमें से छांट लीजिए बच्चों। इमल्शन कहाँ, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए बच्चों, एमसीक्यू में जरूर पूछी जाएगी, एमसीक्यू में और या फिर असर्जन रीजन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आना ही आना है आपको। ठीक है, तो इमल्शन का है बच्चों, ये रहा इमल्शन।
ये रहा इमल्शन। इमल्शन में होता क्या बच्चों, उसका एग्जांपल है मिल्क। मिल्क में लिक्विड ही लिक्विड में मिक्स होता है बच्चों। एक मतलब डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है। ये एक तरह को कह सकते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं। किसमें, मिल्क में। और मिल्क क्या है, कैसी कोलाइड है, इमल्शन। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मिल्क। केवल मिल्क ही नहीं बच्चों, आपको बाकी टेबल भी पता होनी चाहिए, ठीक है। स्मोक है बच्चों, स्मोक। स्मोक जो है किस तरह की कोलाइड है, ये सॉलिड एरोसोल है, सॉलिड एरोसोल। और इसमें होता क्या बच्चों, डस्ट के छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो गैस एयर में मिक्स होते हैं बच्चों, गैस के अंदर मिक्स होते हैं। तो सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इनटू गैस, ठीक है। तो ये किसका है, स्मोक का। और किस टाइप की कोलाइड है ये, सॉलिड एरोसोल। तो ये आपको हर चीज पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये पूरी टेबल आपको लर्न करनी है बच्चों, ध्यान रखना। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, साहिल टेक्स 2 मेटल्स इन हिज हैंड, ठीक है। साहिल ने 2 मेटल अपने हाथ में ली भाई, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड सीज, और उसने देखा दैट दे स्टार्ट मेल्टिंग इन हिज हैंड ओनली एट द रूम टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर पर ही उसके हाथ में पिघलना शुरू कर गए। मेटल्स टेकन बाय साहिल कुड बी, तो ये मेटल्स कौन सी हो सकती हैं बच्चे, साहिल और खुशी, जो ये बच्चे हैं जिनका नाम है, ये मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं बच्चों, ठीक है। और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, पढ़ाई में बहुत तेज है, ठीक है। अच्छा, मेटल्स इनमें से कौन सी हो सकती हैं, लिथियम सोडियम हो सकती हैं, ठीक है। क्या वो बेरियम सीजियम हो सकती हैं बच्चों। अच्छा, ये 2 मेटल जो हाथ पर रखते ही बच्चों पिघलने स्टार्ट कर जाती हैं, ठीक है, ये हैं बच्चों हमारी मेटल्स गैलियम एंड सीजियम, ठीक है। गैलियम एंड सीजियम बच्चों, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। गैलियम और सीजियम, ये गलत लिखा गया बच्चों, यहाँ पर गैलियम होना चाहिए था बच्चों, इट शुड बी अ गैलियम, ये गलत है, ठीक है। तो अगर हम गैलियम करते हैं यहाँ पर, तब हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा बच्चों। गैलियम और सीजियम, जिसके वो हैं सिंबल्स Ga और Cs, ठीक है। ये 2 मेटल्स हैं बच्चों जो हाथ पर रखते ही, मतलब ऐसी मेटल्स हैं बच्चों जो थोड़े से टेम्परेचर लेते ही बच्चों मेल्ट कर जाती हैं। जैसे हम अपने हाथ पे रखते हैं, वो हमारे हाथ से हीट लेते हैं बच्चों, मेल्ट कर जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असर्जन क्या है, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है। हाँ जी बच्चों, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है बच्चों, ठीक है। सिलिकॉन, गैलियम, ये काफी चीजें, काफी मेटल्स काफी ऐसी हैं एलिमेंट्स जो ना तो पूरी मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ना ये पूरी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये इंटरमीडिएट यानी उनके बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ना पूरे मेटल होते हैं ना पूरे नॉन मेटल होते हैं। तो सिलिकॉन भी बच्चों, सिलिकॉन का सिंबल SI, ठीक है। ये ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटलॉइड है बच्चों, ना पूरा मेटल है ना पूरा नॉन मेटल है। और उसका रीजन लिखा हुआ है कि सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर है बच्चों। सेमीकंडक्टर क्या होता है, आप देखो, क्या आपको कंडक्टर पता है? कंडक्टर वो होते हैं बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर की, तो वो एलिमेंट्स, वो चीजें, वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर। और जो ऐसा नहीं होने देते उन्हें कहते हैं बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। और जो बच्चों बीच की रेंज के होंगे, ना तो पूरे गुड कंडक्टर और ना बैड कंडक्टर, बीच के, मतलब करंट को फ्लो तो करने देंगे लेकिन थोड़े से अमाउंट में, थोड़े अमाउंट में, इसलिए ना वो गुड कंडक्टर हुए ना वो बैड कंडक्टर हुए। तो कैसे कहलाएंगे, सेमी कंडक्टर कहलाएंगे बच्चों, बीच के सेमी कंडक्टर, है ना। और यही तो प्रॉपर्टी होती है मेटलॉइड्स की कि ना तो वो पूरे मेटल जैसे होते हैं ना वो पूरे नॉन मेटल जैसे होते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर आता है, सेमीकंडक्टर की फॉर्म में आता है बच्चों, उस कैटेगरी में आता है, इसीलिए तो सिलिकॉन क्या है, एक मेटलॉइड है। तो रीजन बिल्कुल सही है और असर्शन को परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा A, ठीक है बच्चों। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बच्चों। जितने भी इस टाइप की चिप्स होती है बच्चों, ठीक है, जितने भी इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे होते हैं, उन सब के अंदर बच्चों ये इस तरह की चिप्स पाई जाती हैं, ठीक है। ऐसी चिप्स नहीं तो कुछ और चीजें पाई जाती होंगी बच्चों। हमारे मोबाइल का मदरबोर्ड ले लीजिए, कंप्यूटर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जितने भी उनके अंदर मटेरियल है बच्चों, सब इसी तरह के सिलिकॉन से मिलकर के बने होते हैं, सेमीकंडक्टर बच्चों, ठीक है। करंट इससे पास करता है धीरे धीरे, थोड़ा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि आपके लिए जो है जब एक्सप्लेन करूं तो उसके कुछ अगर रिलेटेड, अगर कुछ फोटोज उससे रिलेटेड हैं तो मैं आपको उनको स्लाइड में डालता हूं, ताकि आपको जो है वो लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में बने रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 असर्जन रीजन क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए। व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड, some dissolved
एक मिनट बच्चों, when a saturated solution is cooled, some dissolved solute आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे some dissolved solute separates out, ठीक है। ठीक है, ये कह रहा है बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मान ली हम एक गिलास में हमने चीनी डाली, 1 चम्मच चीनी डाली घुल गई, 2 चम्मच चीनी डाली घुल गई, लेकिन एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब और चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, अब और चीनी नहीं घुल सकती। तो बच्चों ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर उस सॉल्यूशन को बच्चों हम थोड़ा सा गर्म कर दें, हीट कर दें, तो हीट से होने से क्या हो जाएगा बच्चों, उस लिक्विड के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर जाएंगे और इधर उधर मूव करना शुरू कर जाएंगे, जिससे उनके बीच का स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा। और स्पेस बढ़ने से अब उसके अंदर चीजें और घुल सकती हैं, थोड़ी सी और घुल सकती है। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा देने से थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाती है बच्चों, मतलब उसका जो सैचुरेशन लेवल है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, यानी कि आधा चम्मच शायद चीनी और घुली जा सकती है बच्चों, ठीक है। ये टेम्परेचर बढ़ाने से होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो अब हम कहेंगे कि वो कैसा हो चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो चुका है, लेकिन बच्चों वो गर्म करने से बढ़ा है, ठीक है, ध्यान रखिए, वो गर्म करने से बढ़ा है। और अगर बाद में उन्हें उसको दोबारा ठंडा करना पड़ा तो क्या होगा, सोल्यूट वापस जो है, जो उसके अंदर घुल गया था टेम्परेचर बढ़ाने से, अब वापस वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अब जब वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा तो वही तो लिखा है कि जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो ठंडा किया जाता है तो कुछ सॉल्यूट जो है वो दोबारा से सेपरेट आउट हो जाता है। और रीजन क्या है कि सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर गई टेम्परेचर डिक्रीज करने से। यस बच्चों, यही तो सही आंसर है। पहले टेम्परेचर बढ़ाया था, है ना, गर्म किया था, तो सोल्युबिलिटी बढ़ गई थी, इसलिए आधा चम्मच चीनी और घुल पाई थी। लेकिन जब वो दोबारा ठंडा हुआ तो वो चीनी वापस से सेपरेट आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो दोबारा ठंडा हुआ है, और ठंडा होने से क्या होता है, सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर जाती है। तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा ए बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, how much water should be added to 50 gram of salt to make a 10% mass by mass concentration solution। बच्चों ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल जैसा है, इसमें आपको कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, देखो बच्चों, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ठीक है बच्चों, इसमें फार्मूला लगेगा बच्चों कंसंट्रेशन का। ठीक है, कंसंट्रेशन का फार्मूला वो क्या होता है, वो होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना, यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, सॉल्वेंट नहीं करना है। 50% बच्चे तो सॉल्वेंट लिख करके आते हैं, इसलिए गलत करके आते हैं, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू में 100 बच्चों, ये फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, अच्छा तो चलो देखते हैं हाउ मच वाटर शुड बी एडिड। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो आपको इसके अंदर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट छांटने पड़ते हैं। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन छांटना पड़ता है। तो बच्चों इसमें सॉल्यूट क्या है, इसमें सॉल्यूट है बच्चों सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट इसमें सॉल्यूट है। ठीक है, और कितना दे रखा है उसका मास, 50 ग्राम, 50 ग्राम है बच्चों। ठीक है, सॉल्यूट का मास। ठीक है, सॉल्वेंट कितना है, पहले बताओ सॉल्वेंट है क्या। सॉल्वेंट है बच्चों पानी, पानी डालेंगे उसके अंदर, वो हो जाएगा सॉल्वेंट, तो वाटर। वो कितना है, वो नहीं दिया बच्चों, बल्कि वो तो पूछा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना वाटर। तो मान लेते हैं बच्चों x ग्राम, x ग्राम लेट कर लेते हैं इसको कि लेट सॉल्वेंट यानी कि वाटर, उसका मास है 10 ग्राम, सॉरी x ग्राम। ठीक है, अच्छा उसके अलावा क्या दिया है, जो सॉल्यूशन बनेगा, अच्छा सॉल्यूशन कौन सा होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन होगा बच्चों, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, उसका मास कितना होगा बच्चों, उसका मास कितना होगा, उसका मास होगा भाई, सॉल्यूशन का मास कितना होता है, सॉल्यूट का मास प्लस में सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्यूट का मास कितना है 50, और सॉल्वेंट का कितना है x, तो ये हो जाएगा x प्लस 50 ग्राम। ठीक है, तीनों का आ गया बच्चों। बस अब आपको फार्मूले में पुट कर देनी है वैल्यूज। तो फार्मूला कह रहा है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, अच्छा कंसंट्रेशन तो लिखी नहीं, दे रखी है बच्चों कंसंट्रेशन, कितनी दे रखी है, 10% दे रखा है बच्चों, 10%। कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, 10%। तो बस अब फार्मूले में रख दीजिए। फार्मूला क्या कर रहा है कि कंसंट्रेशन, लिखिए कंसंट्रेशन कितनी है 10 इक्वल्स टू सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट का मास है बच्चों 50 ग्राम, डिवाइड बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है x प्लस 50। ठीक है, इनटू में 100, तो इनटू में 100 कर दीजिए बच्चों, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 50 जाकर के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 50 बन जाएगा, इक्वल्स टू 5 इंटू 100 बच्चों, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500 और x की वैल्यू आ गई बच्चों 500 माइनस 50 यानी कि 450 ग्राम। और x हमने क्या माना था, x हमने माना था सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, वाटर, वाटर यानी कि सॉल्वेंट। तो वाटर कितने ग्राम ले जाना चाहिए, मास ऑफ वाटर, सो मास ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि डिसॉल्व करना पड़ेगा हमें 50 ग्राम सॉल्ट में, उसका आंसर हो जाएगा 450 ग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ सिंपल भी आ सकते हैं बच्चों, जिसमें आपको सॉल्यूट का मास दिया होगा, सॉल्वेंट का मास दिया होगा, दोनों को जोड़ करके सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा, सीधे फार्मूले में लगा करके और कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, वो सिंपल वाले होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 9th क्वेश्चन, ठीक है। व्हाई डू मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट, व्हाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डज नॉट, ठीक है। अच्छा बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। बच्चों देखो, जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर बच्चों सॉल्वेंट और सॉल्यूट डाला जाएगा। अब सॉल्यूट जब घोला जाएगा सॉल्वेंट के अंदर तो हो सकता है बच्चों पूरी तरह से घुल जाए और हो सकता है पूरी तरह से ना घुले। जब पूरी तरह से घुल जाएगा बच्चों तो उसके पार्टिकल बहुत छोटे साइज के हो जाएंगे उसके अंदर, क्यों, क्योंकि वो घुल गया अंदर। जैसे कि पानी के अंदर नमक घुल जाता है, पानी के अंदर जैसे चीनी घुल जाती है, इस तरह से, तो उसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा कि जब हम उस पर टॉर्च अप्लाई करेंगे, टॉर्च लगाएंगे, तो वो लाइट जब उस पर पड़ेगी तो पार्टिकल उसके अंदर इतने छोटे हो चुके हैं कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है स्कैटरिंग, यानी लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी। और लाइट की स्कैटरिंग अगर नहीं होगी तो बच्चों लाइट का पाथ उसके अंदर विजिबल नहीं होगा, ठीक है, और लाइट का पाथ विजिबल ना होना ये बताता है कि टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, देखो मान लीजिए यहाँ पर एक टॉर्च हमने लगाया, ठीक है, ये टॉर्च बना दिया मैंने, ठीक है, ओके, और ये एक बीकर है बच्चों, इस बीकर में पानी है, पानी कैसा है, पानी, इसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन है बच्चों, सॉल्ट का सॉल्यूशन इसके अंदर है। अब जब टॉर्च की लाइट इस पर पड़ेगी बच्चों तो है इसके अंदर है क्या बच्चों, घुली हुई नमक इसके अंदर है। नमक जब इसके अंदर घोल दी जाएगी तो बच्चों नमक दिखेगी थोड़ी ना, नमक के पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। साइज छोटा हो जाने से पार्टिकल हमें नजर नहीं आएंगे, साथ में जब लाइट उन पर पड़ेगी तो वो इतने बड़े भी नहीं है कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाए, लाइट की स्कैटरिंग करवा पाए। तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, इसलिए लाइट का पाथ बच्चों इस सॉल्यूशन के अंदर हमें विजिबल नहीं होता है, केवल बाहर से दिखता है और इसके अंदर नहीं दिखेगा, और फिर जब बाहर जाएगी लाइट तब दिखेगा। लाइट का पाथ हमें केवल यहां दिख रहा है जहां पर मैंने लाइन ड्रॉ की है, अंदर दिख ही नहीं रहा, क्यों, अंदर पार्टिकल का साइज इतना है ही नहीं कि वो लाइट को स्कैटर करवा पाए। तो बच्चों इस फिनोमिना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अब इसके अंदर लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि बच्चों ये ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, ठीक है। हमें किसकी बात की गई है, हमें बात की गई है बच्चों मिल्क की और स्टार्च की, ठीक है। ये क्यों दिखाते हैं बच्चों, ये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। कॉपर सल्फेट जो है ना वो ट्रू सॉल्यूशन है, इसी के जैसा, सॉल्ट के सॉल्यूशन के जैसा कॉपर सल्फेट, इसलिए कॉपर सल्फेट टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। और ये दोनों मिल्क और स्टार्च बच्चों, जब मिल्क और स्टार्च जो होते हैं बच्चों, ये दोनों के दोनों कोलाइड हैं बच्चों, ठीक है। बल्कि स्टार्च का सॉल्यूशन ये ट्रू सॉल्यूशन है और सॉरी स्टार्च और ये मिल्क जो है दोनों कोलाइडल सॉल्यूशन है बच्चों। कोलाइडल में क्या होता है, पार्टिकल का साइज बच्चों इतना छोटा नहीं होता। मिल्क को देख लीजिए ना बच्चों, स्टार्च को तो आपने नहीं देखा होगा, मिल्क को तो सभी बच्चों ने देखा होगा। मिल्क के अंदर व्हाइट रंग के पार्टिकल्स रहते हैं बच्चों, बटर के पार्टिकल्स, और वो इतने बड़े होते हैं कि जब लाइट उन पर पड़ती है तो वो लाइट को स्कैटर करवाते हैं, ठीक है। स्कैटर करवाते हैं मतलब उसके अंदर से जब टॉर्च लगाया जाएगा तो पाथ लाइट का बाहर भी दिखेगा अंदर भी दिखेगा, ठीक है। तो लाइट की स्कैटरिंग करवाएंगे वो, और लाइट की स्कैटरिंग अगर होती है, दिखती है, तो हम कहते हैं यस दे आर शोइंग टिंडल इफेक्ट बच्चों, ठीक है। रीजन क्या है, पार्टिकल साइज का, ये है पार्टिकल, मतलब उसी की वजह से टिंडल इफेक्ट हो रहा है और उसमें नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ममता वाज आस्क्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्ट सॉल्यूशन, ब्लड एंड मडी वाटर बेस्ड ऑन टिंडल इफेक्ट, स्टेबिलिटी एंड पार्टिकल साइज, हेल्प हर आउट। अच्छा,
ममता को काम दिया गया है कि उसको जो है ना सॉल्ट सॉल्यूशन, ब्लड और मडी वाटर, ये तीन है बच्चों। ठीक है, क्या क्या है, क्या क्या है बच्चों? एक तो है सॉल्ट, सॉल्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है ब्लड, ठीक है, ब्लड हो गया। और तीसरा क्या बोला गया है? तीसरा है मडी वाटर, ठीक है, मडी वाटर। इन तीनों के बीच में उसको डिफरेंशिएट करना है। और किस किस के बेस पर बच्चों? एक डिफरेंशिएट करना है बच्चों पार्टिकल साइज के बेस पर, पार्टिकल साइज, ठीक है। दूसरा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के बेस पर। और तीसरा टिंडल इफेक्ट के बेस पर। अभी मैंने टिंडल इफेक्ट आपको एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इन तीनों के बेस पर मुझे इन तीनों को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। पहले बात करते हैं तो पार्टिकल साइज की। तो बच्चों देखिए, सॉल्ट सॉल्यूशन जो है ना, ये एक तरह का ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशंस के ना पार्टिकल साइज कितना होता है बच्चों? बहुत छोटा होता है। कितना छोटा? 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। और ब्लड क्या है बच्चों? ब्लड, मिल्क, ये सब आपके कोलाइड है बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं आपके। और इनका पार्टिकल का साइज बच्चों 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होता है बच्चों। कुछ वेबसाइट में आपको 100 की जगह पर 1000 भी मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में 100 दिया हुआ है तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया मडी वाटर बच्चों। उसके पार्टिकल को आप देख भी पाते हैं, ठीक है, अपनी नेकेड आई से। तो इसका पार्टिकल का साइज जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी क्या होता है बच्चों? जब आप दूध के गिलास को ऐसे रखते हो तो क्या दूध में बटर के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं कुछ देर बाद? नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि स्टेबल है। क्या आप जब चीनी घोलते हो पानी में तो चीनी के कुछ देर बाद नीचे बैठ जाती है अगर हम सॉल्यूशन को ऐसे छोड़ दें कुछ देर? नहीं, वो वहीं रहती है, तो वो भी स्टेबल है। लेकिन मडी वाटर में अगर हम रेत को, मिट्टी को पानी में अगर छोड़ दें तो वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाती है ना। तो बच्चों इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी की बात करें, दे आर स्टेबल, दे आर ऑल्सो स्टेबल, दे आर नॉट स्टेबल, ठीक है। टिंडल इफेक्ट की बात करें तो बच्चों अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको टिंडल इफेक्ट बढ़िया से एक्सप्लेन किया है कि सॉल्ट सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा कि वो लाइट की स्कैटरिंग नहीं करवा पाएंगे और टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड में बच्चों, अच्छा ब्लड में क्या चीज होती है? ब्लड के अंदर बच्चों प्लाज्मा होता है, वो लिक्विड पार्ट होता है। और प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वो घूमते रहते हैं और वो यूनिफॉर्मली अंदर स्प्रेड होते हैं बच्चों, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, मिक्स नहीं होते, खुले हुए नहीं होते हैं बच्चों, स्प्रेड होते हैं। लेकिन क्योंकि यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो होमोजेनियस मिक्सचर है, जबकि वो हिट्रोजीनियस होता है, ठीक है। पर बात करें टिंडल इफेक्ट की तो यस, दे शो टिंडल इफेक्ट बच्चों। ये पार्टिकल का साइज इनफ है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक का है, इनफ है, करते हैं। और बात करें मडी वाटर की बच्चों तो यहाँ पर पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होगा, मिट्टी के पार्टिकल्स हैं बच्चों, तो वो तो लाइट की स्कैटरिंग बिल्कुल करवाएंगे बच्चों, तो टिंडल इफेक्ट होता है बच्चों। स्कैटरिंग हमारे एनवायरनमेंट में भी होती है, ध्यान रखना, स्कैटरिंग हमारे एनवायरनमेंट में भी होती है बच्चों। और इन्वायरमेंट में कौन करवा रहा है स्कैटरिंग? बच्चों हमारे इन्वायरमेंट में पार्टिकल्स नहीं है क्या? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या नहीं है बच्चों? मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर्स हैं। तो जब सन की लाइट इन पर पड़ती है बच्चों तो लाइट की स्कैटरिंग होती है। सन की लाइट कैसी है? व्हाइट रंग की। और बच्चों व्हाइट रंग जो है वो 7 कलर से मिलकर के बना होता है, ठीक है। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों जो मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। यहां पर कर लेते हैं, पीछे स्पेस नहीं है, यहीं पर करना पड़ेगा। देखो होता क्या है बच्चों, हमारे आसपास जो है इन्वायरमेंट में पार्टिकल है छोटे छोटे, तो जब सन की लाइट उन पार्टिकल्स पर पड़ती है, सन की लाइट कैसी रहती है? सन लाइट जो है वो कैसी होती है? वो होती है व्हाइट रंग की। और व्हाइट रंग मत भूलिए 7 कलर का मिक्सचर है, 7 कलर का मिक्सचर है। तो जब सन की व्हाइट लाइट पार्टिकल पर पड़ती है बच्चों तो ज्यादातर पता है कौन सी लाइट स्कैटर होती है? इन 7 कलर में से सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है ब्लू कलर की लाइट की। और ब्लू कलर की लाइट स्कैटर होने की वजह से ही आसमान ब्लू रंग का दिखता है, ठीक है, ध्यान रखना, ब्लू रंग का दिखता है। इसको डिटेल में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे बच्चों। अभी आप इतना याद रखिए कि अगर आकाश, स्काई जो है उसकी ब्लू अपीयरेंस, नीला क्यों दिख रहा है? स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। कौन सा कलर ज्यादा स्कैटर हो रहा है? ब्लू कलर, हमें वही दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, जब एस्ट्रोनॉट होता है वो बहुत ऊपर चला जाता है, ठीक है, वो बादलों से ऊपर चला जाता है, काफी ऊपर, हाई एल्टीट्यूड पर वो फ्लाई कर रहा होता है। तो बच्चों
वहां पर ना पार्टिकल्स ही नहीं होते उसके चारों तरफ। पार्टिकल्स, ये इन्वायरमेंट कहाँ है, ये एटमोस्फेयर कहाँ है, हमारे अर्थ के सरफेस के पास। ऊपर जाएंगे तो ऊपर नहीं है कोई पार्टिकल्स, ठीक है, तो ऊपर स्कैटरिंग ही नहीं होगी, और स्कैटरिंग ही नहीं होगी बच्चों तो क्या होगा, उसको कोई भी कलर नहीं दिखाई देगा। इसलिए चाहे बच्चों दिन हो या रात, एस्ट्रोनॉट को तो ऊपर काला ही दिखता है, ठीक है, उसको ऊपर काला ही दिखता है। तो एस्ट्रोनॉट को डार्क अपीयर होता है स्काई, ठीक है। अच्छा, तो ये सब हो क्यों पा रहा है, स्कैटरिंग की वजह से बच्चों। तो स्कैटरिंग, क्योंकि यहाँ ट्विंकल इफेक्ट में एक टॉपिक आया तो मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, सन जब बच्चों छुप रहा होता है ना, सेट हो रहा होता है, या वो जब वो राइज हो रहा होता है, उस समय सन जो है रेड कलर का दिखता है, रेडिश अपीयरेंस होती है उसकी। क्यों, फिर से बच्चों वही आंसर है, स्कैटरिंग। इस बार कौन सा कलर सबसे ज्यादा स्कैटर हुआ, ठीक है, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा बच्चों। अभी आप इतना याद रखिए बस कि सन का जो है रेड अपीयरेंस ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, और ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फिनोमेना स्कैटरिंग ऑफ लाइट बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। ओके बच्चों, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।